आई सपोर्ट वीरे। हरियाणा बैचता नहीं है ये? हरियाणा वाला बाय द चांस तो नहीं बैठे थे। चलिए क्विकली आइए सर वापस। शेड्यूल 4 और members are indirectly elected. Again, HAC is elected MLAs in accordance with the system of proportional representation and transferable vote. ये सब टर्म्स हम जानते हैं, तो बस आप ये याद कर लें कि राज्यसभा का इलेक्शन इस तरीके से होता है। क्लियर? और हैक क्या है? अगर मैं इलेक्टोरल कॉलेज वाली तर्ज पे याद करूं, ओनली इलेक्टेड एमएलएज विल वोट। लेकिन यहां पर सीक्रेट बैलेट टर्म नहीं यूज की हमने। तो अब देखिए, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लें कि बताओ एक शब्द में सीक्रेट है कि ओपन है, आप कहोगे ओपन। अभी तक हमने सब जगह सीक्रेट बैलेट कहा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, और आगे भी सीक्रेट बैलेट ही कहेंगे, लेकिन यहां पर ओपन बैलेट है। और कई जब थिंकर्स इसको लिखते हैं तो कहते हैं यार इट इज सीक्रेट कम ओपन। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, और थोड़ा सा कि क्रॉस वोटिंग का क्या मुद्दा है। हिमाचल में हो गई थी, है ना, होती रहती है। सो 2003 से पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू ये सीक्रेट बैलेट था, ठीक है। तो बहुत क्रॉस वोटिंग हुआ करती थी। अच्छा, क्रॉस वोटिंग से पहले इसका वोटिंग सिस्टम समझ लेते हैं, फिर मैं इस चीज के ऊपर आता हूं। कुछ टर्म नोट करेंगे, जैसे राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व, पता है आपको, लेकिन एमपी का टर्म 6 साल है, और एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड। तो ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। हर 2 साल बाद जिन 1/3 लोगों का टर्म पूरा हुआ वो रिटायर, उनकी जगह नए चुन लिए गए। चलता रहेगा सिस्टम, तो कभी डिसॉल्व नहीं होगी। अब इसमें कई बार वो कंफ्यूज करेंगे, राज्यसभा का टेन्योर 6 साल है। सर राज्यसभा का टेन्योर ही कोई नहीं है, राज्यसभा के एमपी का टेन्योर 6 साल है। शब्दों में फर्क नोट करें। देन इट कम्स टू इलेक्शन। नॉर्मली कैसे होता है, तो इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फिर वही फर्स्ट प्रेफरेंस पहले काउंट होगी, सेकंड प्रेफरेंस पहले काउंट होगी, मतलब बाद में, एंड ऑल दैट थिंग। तो दिल्ली का एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। दिल्ली में, इससे समझ में आ जाएगा आपको थोड़ा सा, कि दिल्ली में 70 एमएलए की लेजिस्लेटिव असेंबली है। देयर वाज अ टाइम व्हेन 67 एमएलएस बिलोंग टू आम आदमी पार्टी एंड लाइक 3 बीजेपी, कांग्रेस एंड ऑल 0। 3 सीटों पे इलेक्शन आ गया इकट्ठा। ये वही वक्त है जब सिंह साहब और 2 गुप्ता भाई चुने गए थे और कुमार विश्वास पैट हुआ था। तो हुआ ये कि आम आदमी पार्टी ने अपने 3 कैंडिडेट खड़ा किए, बाकी ने किसी ने कोई खड़ा नहीं किया था, है ना। हाँ, बीजेपी ने भी खड़ा कर दिया एक शायद, व्हाटएवर। पर खैर, इसमें वोटिंग कैसे होती है? अब क्लियर कट मेजोरिटी इनके पास है, लेकिन थोड़ा सा आप ये समझें, अगर मान लीजिए ए, बी, सी 3 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के हैं, अगर ये 67 के 60 एमएलए पहली प्रेफरेंस इसको दे दें, दूसरी इसको दे दें, तीसरी इसको दे दें, तो इसके पास भर भर के फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसके पास 0 फर्स्ट प्रेफरेंस है। ये ठुक सकता है? आप सोचेंगे जहां नंबर गेम और थोड़ा ब्रॉड बेस हो जाए, ये तो एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया। तो होता यह है कि अब ये पॉलिटिकल इलेक्शन क्यों है, या पंजाब से आम आदमी पार्टी कितने गेस्ट लगे, तो ये है प्योरली पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इलेक्शन। यहां पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट फील्ड करती हैं, क्लियर। तो आम आदमी पार्टी ने अपने 3 फील्ड किए और तीनों जिताने हैं। तो केजरीवाल, आप सब एमएलए सुनो, आप 20 इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, आप 20 इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, अगले 20 या 25 इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, तीनों चुनेंगे। कई बार तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने एमएलए को बिठाकर बाकायदा इसकी ट्रेनिंग कराते हैं कि भूल ना जाना। यस क्लियर? यहां तक क्लियर। अब ये हुआ एक्सट्रीम, लेकिन सोचो जहां ये मार्जिन कम हो, जहां कुछ आम आदमी पार्टी के, कुछ कांग्रेस के, कुछ बीजेपी के, फला के एमएलएज हैं, तो इसका मतलब उस स्टेट से जितने राज्यसभा के मेंबर जाएंगे वो पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ के ऊपर चुन के जाएंगे। अच्छा, मैं ये भी कह लूं कि फिर राज्यसभा में किस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें स्टेट्स में है या एमएलए उसके ज्यादा है। पार्टी डिक्टेट आएगा, क्लियर। और नॉर्मली इसको चुना जाएगा, तो पार्टी के हिसाब से चलता है। लेकिन यहां 2 फैक्ट याद रखिएगा। एक तो राज्यसभा इलेक्शन में व्हिप लागू नहीं होता है,
विप क्या होता है हमें आगे समझ में आ जाएगा। पार्टी डायरेक्शन होता है जो एमपी एमएलए को फॉलो करना ही होता है, नहीं करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में विप इशू ही नहीं होता। और 2003 से पहले होता था क्या, सीक्रेट बैलेट। तो अब किसी भी सिचुएशन में जहां हर पार्टी के पास मान लो 2-2 4-4 एमएलए का फर्क है, तो अगर मैं अपना एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा जिताना चाहता हूं और मुझे 2-4 एमएलए का बस वोट और चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा किसी और पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए से बात करूं क्या चाहिए, लाइक राइट नाउ बीजेपी, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, XYZ पार्टी, ठीक है, दे विल थ्रो एनी काइंड ऑफ मनी, दे विल सो इधर आओ, ईडी का केस चल रहा है, कर दें कुछ, बीजेपी भी ना हो, बस राज्यसभा इलेक्शन साढ़े कैंडिडेट में वोट करो। तो क्रॉस वोटिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। अब इसको सीक्रेट कम ओपन कर दिया गया। अब सीक्रेट कम ओपन सुन लीजिए। रूल ये कहता है हर पार्टी का एमएलए जब वोट करने जाएगा, अब ये भी वो प्रेफरेंशियल वोट है एंड ऑल दैट थिंग, तो पोलिंग बूथ होगा, उसके बगल में पार्टी के एजेंट बैठा होगा कोई। अब अगर मैं एज ए एमएलए वोट करने जा रहा हूं तो पहले मैं जाके वोट अपना प्रेफरेंस भरूंगा, बाहर निकल के अपने पार्टी के एजेंट को वो वोट दिखाऊंगा और फिर डालूंगा। अगर मैंने नहीं दिखाया एजेंट को वोट तो भी मेरा वोट कैंसिल। और अगर अब ये सीक्रेट तो रहा नहीं, फिर तभी आपका ऑब्जेक्टिव जवाब क्या हो गया, ओपन। लेकिन साथ में यह है कि एजेंट के अलावा किसी और को नहीं दिखाऊंगा, अगर किसी और को दिखाया तो भी कैंसिल। तभी थियोरेटिक आंसर में कई स्कॉलर कई बुक में आपको मिल जाएगा सीक्रेट कम ओपन, लेकिन फिर कह दूं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप कहेंगे ओपन। क्लियर, ये है वोटिंग प्रोसीजर। तो एक मजेदार किस्सा सुनो। गुजरात में चल रहा था इलेक्शन, धुरंधर खड़े थे, स्मृति ईरानी से लेके अहमद भाई पटेल तक। अहमद भाई पटेल 5 बार के राज्यसभा मेंबर, स्टॉलवर्ट ऑफ कांग्रेस। और तभी आप देखोगे ज्यादा इलेक्शन में एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं खड़ा होता, उतने ही कैंडिडेट खड़े होते हैं जितनी कैपेसिटी होती है। अगर कहीं एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा है इसका मतलब क्रॉस वोटिंग होगी। तो यही खतरा था कि क्रॉस वोटिंग होगी और अहमद पटेल को इस बार इलेक्शन हराएंगे, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के कुछ एमएलए अमित शाह के संपर्क में हैं। और अगर ये खबर आ जाए तो तुम समझ लो वो संपर्क में नहीं है, वो जा चुके हैं। और तब तक अमित शाह मिनिस्टर बने नहीं थे। उस राज्यसभा इलेक्शन में अमित शाह वॉज द एजेंट फ्रॉम बीजेपी। तो बीजेपी के तो किसी एमएलए की हिम्मत हो ही नहीं होगी क्रॉस वोट करने की, क्योंकि बीजेपी के एजेंट को वोट दिखा और तूने अगर कांग्रेस को डाला तो वहीं खत्म। कांग्रेस के 2 एमएलए आए, वोट डाला, क्या करना था इन्हें, जो कांग्रेस का एजेंट है उसको वोट दिखाना था। ये वोट डाल के निकले और अमित शाह को वोट दिखाए और कास्ट कर दी। इस सब का बन गया सीसीटीवी फुटेज। कांग्रेस ने पकड़ा, सीडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शाम तक वोट कैंसिल। अगेन यार नॉलेज गधे लोग यार। नॉलेज क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों ये सब पता होना जरूरी। भाई तू वोट डालता, कांग्रेस के एजेंट को दिखाता कि ले करती है गेम तेरे मुंह ते, तू वोट पा देंदा, तेरी वोट काउंट होंदी। दोनों पासे कुट खादी फिर कहते शाम में इन्होंने फार्म हाउस थे। चलिए कुछ समझ में आया। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ स्टेटमेंट डाल दें संभाल लीजिएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। नाउ इस पे भी सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कर लेते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा नहीं कर सकती है। कुछ काम ऐसे हैं जो राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती है। इसीलिए हम पढ़ लेते हैं स्पेशल पावर के नाम पे। क्या ठीक है, क्या कह सही है सर, ठीक है, अदालत सबूत मांगती है, गुड। चलिए वीपी लागू नहीं हो रही है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं। चलिए स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा क्या है, सीधा याद कीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। बस एक चीज से सावधान रहिएगा, यूपीएससी ने डाल दिया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। और एस्पिरेंट ने जल्दी जल्दी में
पार्लियामेंट और लोकसभा का फर्क नहीं समझा कि हाँ एक ही बात तो है, एक बात नहीं है, स्पेसिफिक रहिए थोड़ा वर्ड्स के साथ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी मूव्ड इन लोकसभा। कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में मूव नहीं किए जाएंगे। देन मनी बिल एंड बजट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है लोकसभा का टू सीज द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में और डिटेल में पढ़ लेंगे। अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है, लोकसभा के 1/10 एमपीज ये लिख के दे दें, अगर सेशन में है तो स्पीकर को, सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को, कि हम नेशनल इमरजेंसी हटाना चाहते हैं। तो 14 दिन के अंदर अंदर सिर्फ लोकसभा का एक सेशन कॉल किया जाएगा जिसमें सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे नेशनल इमरजेंसी को आगे ले जाना या नहीं ले जाना। बट ऐसा सेशन राज्यसभा का नहीं हो सकता। तो 4 फैक्ट याद रह जाएंगे। आगे आइए, स्पेशल सेशन और स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा क्या है अगेन सर? एक तो आर्टिकल 249, 312 ये सब हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर। फिलहाल के लिए इतना समझें कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाता है। लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस वेयर पार्लियामेंट कैन एनक्रोच अपॉन स्टेट लिस्ट टॉपिक, और उनमें से एक है कि अगर राज्यसभा ये रेजोल्यूशन पास कर दे कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ अपॉन स्टेट टॉपिक, देन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एनक्रोच अपॉन स्टेट लिस्ट। ऐसा रेजोल्यूशन लोकसभा नहीं पास कर सकती है, राज्यसभा ही करेगी। फर्दर, अगर कभी भी नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो, सेंट्रल सर्विसेज आप एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में कर सकते हैं। अगर ऑल इंडिया सर्विस लाइक आईएएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट सर्विसेज, इस तर्ज पर एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो पार्लियामेंट्री लॉ की जरूरत है। लेकिन पार्लियामेंट तब तक लॉ नहीं बना सकता जब तक उस रेस्पेक्ट में राज्यसभा रेजोल्यूशन ना पास कर दे। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज अगर हम कहें कि यार एजुकेशन की हालत ठीक नहीं है, हमें एक नई सर्विस क्रिएट करनी चाहिए, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, है ना, दें हम टीचर्स को भी आईएएस लाइक फैसिलिटी। तो अगर वो करना है, राज्यसभा पहले रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, तब नई ऑल इंडिया सर्विस आएगी। एंड फर्दर इट कम्स टू रिमूवल, ये तो याद है आपको, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल नेसेसरली ओरिजिनेट फ्रॉम राज्यसभा। और मुझसे गलती हो गई ना, मुझे पहले लिखना चाहिए था ना, प्रेसिडेंट्स इंपीचमेंट शैल नेसेसरली ओरिजिनेट फ्रॉम लोकसभा। अच्छा सॉरी, भूल गया था मैं। चलिए, इमरजेंसी इशूड इन द कंट्री और लोकसभा डिसॉल्व है, लोकसभा डिसॉल्व है, तो फिर क्या होगा? अकेले राज्यसभा से अप्रूवल ले लिया जाएगा और इमरजेंसी कंटिन्यू कर जाएगी। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? चलिए, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफिस ऑफ स्पीकर। इस पर ढेरों क्वेश्चन बनते हैं भाई, प्री में भी, मेंस के भी अंदर, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेंगे। नाउ हियर इट कम्स, Article 93 provides speaker and deputy speaker shall be chosen by the members of the house as may be, और यहां पर as soon word भी है, as soon as may be। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये है कि हाउस अपने बीच से ही एक एमपी को चुनेगा एज स्पीकर और अपने ही बीच से चुनेगा एक एमपी को एज डेप्टी स्पीकर। कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वगैरह बात नहीं कि एज में भी जैसे मर्जी चुन लो यार। तो जहां मेजॉरिटी साइलेंट है, हम सिंपल की बात कर लेंगे। क्लियर? अब होता क्या है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन? इससे पहले हम स्पीकर की तरफ जाएं, पूरी स्टोरी समझ लीजिए। स्पीकर प्रोटेम, अब समझिए, जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आया और लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, तो इस दौरान चुने जाएंगे स्पीकर प्रोटेम, टेम्परेरी स्पीकर। कौन होगा? हाउस में से एक बंदा होगा। नॉर्मली ये सीनियर मोस्ट एमपी होता है, सीनियर मोस्ट नॉट एज वाइज, रादर
एक्सपीरियंस वाइज, होता है ना 4 बार का एमपी, 5 बार का एमपी, ताकि उसको रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से पता हो, कार्रवाई चला सके फॉर द टाइमिंग। तो नॉर्मली सपोर्टेड बाय रूलिंग पार्टी, ठीक है। और इनको ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि और ओथ दिलाने के लिए कोई है नहीं, तो ये अपॉइंटेड भी प्रेसिडेंट के द्वारा है, स्पीकर प्रोटेम, ठीक है। और ये ओथ भी प्रेसिडेंट से लेते हैं, ठीक है। अब इनके 2 मेन काम है। एक, ये सारे न्यूली इलेक्टेड एमपीज को ओथ दिलाएंगे, और फिर स्पीकर के इलेक्शन की मीटिंग पे प्रिसाइड ओवर करेंगे। ओथ दिलानी जरूरी है, क्योंकि ओथ के बिना एमपी अपनी सीट अज्यूम नहीं कर सकते, वो फाइन वाइन लग जाता है 500 रुपए, क्लियर, वोटिंग नहीं कर सकते वहां पे जाके। तो कुल मिलाकर स्पीकर प्रोटेम चुना गया, सीनियर मोस्ट मेंबर है। अच्छा, ये जनरली होता है, कोई शर्त नहीं है, इस बार हो गया था हंगामा, तो मैं सिर्फ नाम भूल रहा हूं, सुरेश करके कुछ नाम था जो 8 बार के एमपी थे कांग्रेस की तरफ से, और बी मेहताब थे बीजेपी की तरफ से जो 7 बार के एमपी थे, उनको बना दिया गया था 7 बार के एमपी को। तो थोड़ा कंट्रोवर्सी, सीनियर मोस्ट होता है, कांग्रेस का था, आपने बनाया नहीं, बट ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये तो बना सकते हैं आप। तो आई रिपीट, स्पीकर प्रोटेम विद एडमिनिस्टर ओथ टू न्यूली इलेक्टेड एमपीज। तो एक सवाल ये बन गया, न्यूली इलेक्टेड एमपीज ओथ किससे लेते हैं? स्पीकर प्रोटेम से। और फिर स्पीकर की इलेक्शन को कौन प्रिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पे कांटा मार दो, वो तो करता ही नहीं कभी, स्पीकर प्रोटेम। अब इलेक्शन कैसे होता है? तो हमने एक हेल्दी प्रैक्टिस डेवलप की थी, क्या? दैट स्पीकर विल बी एन एमपी सपोर्टेड बाय रूलिंग पार्टी एंड डेप्टी स्पीकर will be an MP supported by opposition political party. I repeat, this is not a constitutional requirement. This is a practice. तो सवाल में ध्यान रखिएगा, आपको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं या एज पर प्रैक्टिस पूछ रहे हैं। ये हमने हेल्दी प्रैक्टिस डेवलप कर ली, क्योंकि अदरवाइज अगर इलेक्शन होगा तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी के होंगे। तो अब होता यह है कि स्पीकर का इलेक्शन हुआ, रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई उठा, नाम प्रपोज किया, उसका इंट्रोडक्शन दिया, बोले हम इनको चुनते हैं, सारा हाउस सपोर्ट करेगा, आइए आके टेबल ले लीजिए, ओ सॉरी चेयर ले लीजिए, और यहां पर स्पीकर प्रोटेम अपना चार्ज हैंड ओवर कर देंगे और स्पीकर अपनी सीट ले लेंगे। स्पीकर प्रोटेम जाके वापस अपनी एमपी की सीट पर बैठ जाएगा, है तो ये भी एमपी। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? और फिर कोई एक तारीख चुनी जाती है स्पीकर के द्वारा जिस दिन डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। तो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन पे कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। और फिर यही होगा, अपोजिशन के एक मेंबर को प्रपोज करके डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाएगा। अब इस सारी स्टोरी की डिटेलिंग पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 17th लोकसभा एंटायरली और अब जो 1 साल से ऊपर बीत चुका है 18th लोकसभा का, दोनों में पिछले 6 साल से हमारे यहां डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी है, यह चुना ही नहीं गया। इसको लेके 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल हुआ था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। यह ट्रेंड काफी स्टेट में भी देखा जा रहा है। हुआ यह कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन के बाद कोविड पीरियड आ गया, सरकार ने कहा लोकसभा ही नहीं काम कर रही, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कहां से करा दें। फिर थोड़े और तक के बोले अभी आफ्टर इफेक्ट है। उसके बाद में ऑफिशियल स्टैंड तो कुछ नहीं, लेकिन ट्रेजरी बेंच की तरफ से बातें आने लग पड़ी कि ट्रेजरी बेंच मतलब रूलिंग पार्टी, कि यार सारा काम ठीक तो चल रहा है, जरूरत क्या है। और अब तक वही ट्रेंड कंटिन्यू है। स्पीकर को कराना इलेक्शन, स्पीकर करा ही नहीं रहा। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वायलेशन है? सर क्योंकि यहां पे टाइम लिमिट नहीं दिया गया, टाइम लिमिट है ही नहीं। एज सुन एज, अब या तो इंटरप्रिटेशन हो कि एज सुन एज का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस ये सभी भी इंटरप्रिटेशन की गेम है। इस वजह से स्पीकर और भी ज्यादा, या डेप्टी स्पीकर, इस बार डेप्टी स्पीकर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ जी। स्पीकर है। प्रेसिडेंट नहीं, रुको। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है
नहीं 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 नहीं, हाउस आपस में चूज करता है। रूलिंग पार्टी का होता है, हाउस आपस में चूज करता है। हाउस के एमपीज तो आ चुके हैं, रूलिंग पार्टी नहीं है। बहुत रिलैक्स रिलैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप मिस कर रहे हैं। जब ये मीटिंग हो रही है तब तक रूलिंग पार्टी नहीं है। ओके 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 ओके। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा की मीटिंग से पहले ओथ लेता है कि बाद में? आ जाओ इस पॉइंट पे आ जाओ। एक मिनट, मैं एमपी हूं, मैं पीएम हूं या सीएम हूं, तो क्या मैं पीएम की ओथ तब लूंगा जब मैं हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दूंगा? यस। आप मेरे शब्दों पे बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। क्या मैं पीएम तब बनूंगा जब हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दूंगा? गुड, यू रिमेंबर, यस दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। फिर आपने येदुरप्पा साहब की वो फोटो नहीं देखी जहां वो हाउस में फर्श पे बैठ गए थे सिर पे हाथ रख के? आपने वो खबरें नहीं सुनी कि 48 घंटे का सीएम? सर प्लीज याद रखिए, ये एक क्वेश्चन है अपने आप में, क्वेश्चन है अपने आप में। मेजॉरिटी हाउस में प्रूव करने से पहले मैं पीएम सीएम बन सकता हूं। महाराष्ट्र केस याद आया? सुबह 5 बजे नेरे नेरे। तो पीएम की पोस्ट लेने से पहले मुझे मेजॉरिटी प्रूव, उसके बाद भी प्रूव कर सकता हूं सर मैं, उसके बाद ही करते हैं। तो रूलिंग पार्टी है सर। जस्ट मैं कनेक्शन ड्रॉ कर गया उस क्वेश्चन के साथ में, इसलिए इसलिए क्लियर। अदरवाइज ये सब प्रैक्टिस की गेम है भाई, प्रैक्टिस पे चल रहा है। हाँ जी। क्या हुआ? हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। स्पीकर, ठीक है ठीक है ठीक है। आई फाइंड दिस एंड विल टेल यू, अभी जहन में नहीं आ रहा है मेरे। क्लियर यहां तक? चलिए आ जाइए सर, यहां तक पहुंच गए। स्पीकर प्रोटम रिमूवल का एक फैक्ट याद कीजिए, दैट speaker and deputy speaker may be removed from the office by resolution passed by Lok Sabha with effective majority after serving 14-day notice। तो अगर इनको पोस्ट से रिमूव करना है, अच्छा रिजाइन ईच अदर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को, अगर पोस्ट से हटाना है तो फिर क्या करेंगे? फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन आ जाएगा, स्पीकर पोस्ट से हटा दिए जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अपनी एमपी की सीट पे जाके बैठ जाएंगे। क्लियर? तो एक ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर स्पीकर को पोस्ट से हटा दिया वो एमपी रहेंगे, लेकिन स्पीकर रहते हुए अगर वो एज ए एमपी डिस्क्वालीफाई हो गए तो स्पीकर नहीं रहेंगे, क्योंकि स्पीकर इज एन एमपी फ्रॉम द हाउस, वीजा विज नहीं है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट जी। आते हैं इस चीज कास्टिंग वाले पे आते हैं अभी। अब आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस के ऊपर। देखिए वैसे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहा जाता है कि बस आप कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड मेंटेन ऑफ डेकोरम का काम करेंगे, लेकिन इंडियन लोकसभा स्पीकर इज फार मोर देन दैट। सो क्या है? जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, मेंटेन डेकोरम इन द हाउस, फर्दर फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा इन द हाउस। ये लाइन थोड़ी आपको अटपटी नहीं लगी? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूं मैं, तो फाइनल इंटरप्रेटर तो सुप्रीम कोर्ट होता है। वेरी गुड। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। विद इन द हाउस फाइनल इंटरप्रेटर स्पीकर, हर एक में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। कहीं वहां पे भी तो रूल्स की बात होगी, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन खुल सकते हैं, तो हाउस के अंदर इसकी इंटरप्रिटेशन चलेगी। इसीलिए लाइन नोट कराइए कि अटपटी लग रही है, सही है। स्टेटमेंट्स पढ़िए आप अब। हाँ, इन चीजों पे लिमिटेड अमाउंट तक हो सकता है। देखिए अभी तक क्या है, ये बहुत स्क्रिमिश एरिया है, दैट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द हाउस। तो कुछ केसेस में वो खोलते चले जा रहे हैं, कुछ में ओपन नहीं कर रहे हैं अभी। क्लियर? वो केस टू केस डिपेंड कर रहा है।
कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट सर, यहीं तक है। हाँ, सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप ऐसे ही गिन लीजिए तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है जी। स्पीकर को दोबारा रिलैक्स रिलैक्स। जब तक स्पीकर नए का इलेक्शन नहीं हो जाता, डिप्टी स्पीकर विल टेक द चार्ज और आपको नया स्पीकर इलेक्ट करना पड़ेगा। द क्वेश्चन वाज, अगर स्पीकर साहब की डेथ हो जाए, खुदा ना करे ओम बिरला साहब के साथ ऐसा कुछ हो, अगर हो जाए, अरे यार फिर वही क्वेश्चन। समझें इस चीज को कि हाउस में 10 एमपीज का एक पैनल होता है। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो हाउस में 10 एमपी का एक पैनल है, उनमें से कोई आके बैठ जाता है। अब पूछो अगला सवाल कि ये 10 भी ना आए किसी दिन, तो हाउस आपस में किसी को भी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए वापस आइए, वापस आइए। क्या? हाँ इजीली, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, उसी को चुन लो। ठीक है, अब मत खेलिए, इतना ज्यादा नहीं आएगा। मेन चीज पे आइए भाई, जहां से क्वेश्चन बनेगा। चलो इधर आओ। प्रोरोग, समन, डिसॉल्व, डिसॉल्विंग द पार्लियामेंट, लोकसभा। व्हाट इज समन? टू कॉल द सेशन। व्हाट इज प्रोरोग? एंड ऑफ द सेशन। एंड डिसॉल्विंग द लोकसभा, एंड ऑफ द लाइफ ऑफ लोकसभा। यहीं पर एक चीज डाल लीजिए, एडजॉर्नमेंट। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक है एडजॉर्नमेंट, एक है एडजॉर्नमेंट सिने डाई। समन इज डन बाय whom? President. Prorogue is done by whom? President. Dissolve is done by whom? President. बीच में adjournment is done by presiding officer of the house. Now what is adjournment? It is a slight break within the session. Every evening जब हाउस अपना काम खत्म कर लेता है, हाउस इज नॉट क्लोज्ड, हाउस इज adjourned. पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कोर्ट इज adjourned. तो ये एक कॉन्टिन्यूएशन को दिखाने वाली टर्मिनोलॉजी है। बस सेम कि जब कोई दुकान बंद करता तो ये नहीं कहता कि दुकान बंद करती, दुकान वदाती है। बस वही चीज है कि कभी अलविदा मत कहना, फिर मिलेंगे कहना। वही शाहरुख खान वाली बात है। ठीक है यहां तक? तो कौन करेंगे? लोकसभा में स्पीकर। एडजॉर्नमेंट होता है जब नेक्स्ट मीटिंग की टाइम और डेट तय है, और अगर एडजॉर्नमेंट कर दिया लेकिन नेक्स्ट मीटिंग का टाइम फिक्स नहीं किया तो इट इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट सिने डाई। तो आप हिंदी न्यूज चैनल पर कभी सुनते होंगे कि भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई 2 दिन के लिए स्थगित की गई है। एडजॉर्नमेंट। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। एडजॉर्नमेंट सिने डाई। याद रह जाएगा? गुड, चलिए आगे। देन ही हैज कास्टिंग वोट। नाउ व्हाट इज कास्टिंग वोट? टाई के केस में फर्स्ट इंस्टांस पे कभी वोट नहीं करेंगे। वैसे तो एमपी हैं लेकिन इनको इंपार्शियल तरीके से हाउस को चलाना है, तो डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये किसी भी मैटर के ऊपर फर्स्ट इंस्टांस पे वोट नहीं करेंगे। ही कैन वोट ओनली इन केस ऑफ ए टाई। जब किसी भी मैटर के ऊपर वोटिंग 50-50% हो जाए, देन ही हैज कास्टिंग वोट। और याद रखें, ये किसी भी तरफ वोट कर सकते हैं। ये सरकार की भी तरफ वोट कर सकते हैं, ये अपोजिशन की तरफ वोट कर सकते हैं। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, दैट इन, अगर मैं आपसे ये कहूं दैट इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर, जब इनके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है,
तो क्या, जोर से बोलो। इनकी इनकी वोट नहीं होती है। पूरा बोलो या तो कॉन्फिडेंस के साथ। खेलना तो मुझे वही है जहां तुम खेलना चाह रहे हो। होगा नहीं, इनकी वोट नहीं डलेगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ठीक है, मैं आपकी एक बात पर सहमत हूं दैट ही विल नॉट प्रिसाइड ओवर, नोबडी कैन बी जज ऑफ हिज इन केस, बट अगर मैं ये कहूं कि इन द रिमूवल ऑफ स्पीकर ही विल वोट एट द फर्स्ट इंस्टांस, तो आपको बुरा लगेगा। क्या हुआ, इतनी बड़ी बात तो नहीं कह दी कि आप सुन हो जाएं। डिसाइडिंग तो होगी नहीं यार। कुछ स्टेट्स में ना इस जोन में गए हैं वो, इसलिए उठा रहा हूं, सीधे सीधे क्वेश्चन प्रिपेयर करा रहा हूं। अदरवाइज बहुत इजी है मेरे लिए 10 मिनट में स्पीकर करा के निकल जाना। बसों में सुरमा बेचना हमें भी आता है। बट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए प्लीज। तो ऐसे ऐसे कुछ नुआंसेस हैं और ये पूछे गए हैं, डिफरेंट स्टेट्स में पूछे गए हैं। तो अगर टफ लगेगा ना, सिंपल याद कीजिए, सिंपल याद कीजिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। स्पीकर प्रिसाइड ओवर नहीं करेंगे, लेकिन जब इनके रिमूवल के ऊपर वोटिंग आएगा, ये फर्स्ट इंस्टांस में वोट करते हैं। आइए राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ, जब उनके रिमूवल का प्रोसेस आया, राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ, वो प्रिसाइड ओवर भी नहीं कर रहे हैं और वो वोट भी नहीं करेंगे, वो मेंबर ही नहीं है। गेटिंग कनेक्शंस? बस मैटर ऑफ रूल है, याद करते चलिए, याद करते चलिए। चलिए ठीक है, प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस। ठीक है भाई, ऑनलाइन एतराज तो नहीं किसी को? इज नॉट गुड 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 गुड। ठीक है ब्रेकर। चलिए, ये तो कई बार पूछ लिया आपने उससे, इसके बारे में तो बात नहीं करूं तो अच्छा है। ही प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग दे आर मेंबर ऑफ लोकसभा, अभी हमने बात की है। एक ये फैक्ट याद कीजिए दैट अगर मैं आपसे कहूं दैट एट द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा स्पीकर इमीडिएटली रिजाइंस फ्रॉम द पोस्ट। रोमांटिक लग रही है, सच नहीं है। स्पीकर इज टेकन एज अ सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूएंस। तो ये सेंटर स्टेट दोनों पे लागू है। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी गई, स्पीकर विल कैरी ऑन इन हिज ऑफिस। और स्पीकर कब रिजाइन करते हैं? न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की पहली मीटिंग से ठीक पहले। तो ही इवन कंटिन्यू इन द ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। क्लियर है यहां तक? आगे आ जाइए। स्पीकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। और दिस इज ह्यूज पावर, ह्यूज पावर। और यही वो केस जहां पर हमारे स्पीकर की जो इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल अथॉरिटी है, उसको एक बड़ा चैलेंज मिलता है, अपार्ट फ्रॉम सस्पेंशन एंड ऑल अदर थिंग्स डे टू डे गेन। तो आगे हम इसको और डिटेल में एग्जांपल्स के साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये मान के चलें कि, याद करके चलें, 4 तरह के बिल हैं, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये स्पीकर की फाइनल अथॉरिटी डिसाइड करना, ये फाइनल एंड बाइंडिंग है। यू कैन नॉट इवन चैलेंज दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हम एक डिसेंट ओपिनियन की बात कर लेंगे, जब सीजेआई एक्स सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया था कि नहीं, हम इसको जुडिशियल रिव्यू में लेंगे, लेकिन वो माइनॉरिटी ओपिनियन था, अभी तक भी ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर एक नॉन मनी बिल को भी मनी बिल का टैग स्पीकर ने दे दिया, तो अब वो मनी बिल ही है। आपके पास कोई रेमेडी नहीं है कि आप उसको करेक्ट करा सकें। दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। और इतिहास में ऐसा मल्टीपल बार हुआ है जब नॉन मनी बिल को मनी बिल से टैग दिया। तो आगे, क्योंकि मैं इसकी डेप्थ में इसलिए जा रहा हूं, पहले हम मनी बिल पढ़ लें, पहले हम फाइनेंशियल बिल पढ़ लें, फिर झगड़ा क्या ये समझ लें, फिर हमें समझ आएगा कि आधार एक्ट को मनी बिल क्यों बताया इन्होंने, फिर हमें समझ में आएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस बिल में कैसे पास करा दिया। ठीक है,
तो अभी के लिए हम क्या, बस इतना कि स्पीकर इज हैविंग फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। तो बस इतना याद रखिए कि एक शेर है कि वफा की राह में हमें ये हुनर इख्तियार करना है, वफा की राह में हमें ये हुनर इख्तियार करना है, वो सच कहें ना कहें हमें एतबार करना है। तो आप बस एतबार करके चलिए। क्लियर है? चलो आगे। डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा एमपी अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ये हम पहली बात कर चुके हैं। क्या बाकी सारी डिस्क्वालिफिकेशन पे प्रेसिडेंट और एंटी डिफेक्शन लॉ पे स्पीकर। डन, दैट विल बी ऑल। एनी डाउट उसके लिए आप रुक सकते हैं।